President of India has been asked a 14-point question to the Honorable Apex Court, that is the Supreme Court. This 14-point question is centered around related to the power of a governor, as well as the power of the president, as well as the bill passed in a Vidhan Sabha, that is known as a state legislative assembly. And this whole issue has been came in a debate when a Tamil Nadu government has been reached to the Supreme Court. एक एक करके हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैविंग अ पावर which she is empowered to ask a question to the Honorable Supreme Court under Article 143 of Constitution. That is a 143 clause 1 of a Constitution that gives a empowerment to the President of India to ask a question or a consent to the Honorable Supreme Court on the basis of a constitution matter. So, अच्छा, one more thing, एक एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी एडवाइस दिया जा रहा है that is not binding to the President of India. ये बात अपन को स्पष्ट हो गई। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो 3-4 चीजों के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहला आता है that is Article 200, Second 201, ये दोनों इंटरलिंक हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड आर्टिकल दैट इज नोन एज अ 361, फोर्थ आर्टिकल दैट इज नोन एज अ 142 और फिर है 145 क्लॉज 3। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो कि आर्टिकल 200 है वो बड़ा क्लियर कट बोलता है कि अगर कोई बिल विधानसभा के द्वारा पास किया जाता है, if bill is passed by the state legislative assembly, क्या गवर्नर के पास में पावर है? 3 पावर। पहली चीज, या तो वो साइन कर दे, असेंट दे दे। दूसरी पावर, या तो उसको होल्ड कर ले, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सर्टेन कंडीशन में रिजर्व कर सकता है, 6 महीने तक अपने पास रख सकता है। और क्यों रखेगा, उसके 2 रीजन होंगे। अगर वो बिल ऐसे चीजों को ओवरलैप कर रहा है जो सेंट्रल सब्जेक्ट है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है, स्टेट लिस्ट में फॉल नहीं करता है, तो हो सकता है कि वो बिल को अपने पास रिजर्व रख ले। उसी से एसोसिएटेड लिंक दूसरा आर्टिकल है वो आपका 201 बड़ा क्लियर कट बोलता है दैट इज अ गवर्नर हैविंग अ पावर टू रिजर्व अ बिल टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इस पूरे चीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत जुडिशियल रिव्यू कर सकती कि नहीं कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू अगर करेंगी तो इस पूरी चीज को क्या कर्टल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? चौथी बात ये बोलेगी कि आर्टिकल 361 के अंडर में कोई भी अगर डिसीजन लिया गया किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, वो सिविल सूट, इवन क्रिमिनल सूट, वो सारी चीज कोर्ट में चर्चा नहीं होगी। बड़ा क्लियर कट है। तो ये कोर्ट में डिसीजन कैसे किया जा रहा है, उसके ऊपर स्क्रूटनी क्यों की जा रही है? अगर बिल रिजर्व है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का गवर्नर के पास में, तो ये कोर्ट में कैसे किया जा रहा है? चौथी चीज ये पूछी गई कि आर्टिकल 142 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर होती है, इट हैविंग अ पावर to ensure a complete justice, that is known as a concept of a complete justice. इस complete justice के तहत होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है गाइडलाइन इशू कर देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट अ वर्क प्लेस 2013 के पहले कानून नहीं हुआ करता था, बायलॉज नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन निकाल दी दैट इज नोन एज अ विशाखा गाइडलाइन। जैसे पुलिस अगर कोई चीज गाइडलाइन निकालती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो उसके ऊपर काम कर सकती है, उसको फॉलो करना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू व्हाट दैट इज नोन एज अ हैरेसमेंट केसेस रिलेटेड टू वुमेन बायलॉज, तो उसके ऊपर गाइडलाइन निकाल सकती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या गवर्नर की पावर को आप ओवरलैप करके गाइडलाइन निकाल दी। मैंने आपको बता दी कि जैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट पहुंच गई कहां पे, दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे गाइडलाइन निकाल दी। फिफ्थ ये बोला गया कि जब आप इंटरप्रिटेशन
अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो तो आपका मिनिमम मैक्सिमम जजेस कितने होंगे? तो 5 और दूसरा आपका 5 से कम। ये सारी चीज स्क्रूटिनी में आ गई, जिसको हम बोलते हैं 14 point question by the Honorable President of India, to whom that is known as a Honorable Apex Court, that is a Supreme Court.